मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की 14वीं कक्षा। तो पीछे परिभाषाओं में हमने 27 परिभाषाएं देख ली थी। आगे आज 28वीं परिभाषा चलेगी और इसमें जो विषय लिया गया है कि जहाँ जहाँ संज्ञाएं की जाती हैं अष्टाध्यायी में, वहाँ जब किसी प्रत्यय का नाम आता है, जैसे तरप तमपौघः, क्त्वा तोसुन कसुनः, ऐसे अनेकों सूत्र मिलते हैं। तो इस प्रकार के सूत्रों में तदंत विधि करने की परिभाषा वो हम पीछे देख चुके हैं कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। 24 नंबर पर ये जो परिभाषा आई थी, तो आगे की ये अनेकों परिभाषाएं सब उसी विषय से जुड़ी हुई चली आ रही हैं अभी भी। तो उस परिभाषा को यदि लेते हैं हम, तो तदंत विधि तो हो ही जानी है। जिसे क्त्वा तोसुन कसुन का अर्थ क्या करते हैं? क्त्वा तोसुन कसुन प्रत्ययांत। कृतधित समासाष्ट का क्या लेते हैं? कृदंत तद्धितांत। लेकिन तरप तमप में वहाँ तो प्रत्यय मात्र की ही होती है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग प्रकार दिखाई दे रहे हैं हमें, इसी पर विचार करने के लिए यहाँ विषय उठाया गया कि सुप्तिङन्तम पदम। यहाँ से प्रारंभ हुआ कि सुप्तिङन्तम पदम इति सुबन्तस्य तिङन्तस्य च समुदायस्य पद संज्ञा विधीयते। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया, और सूत्र का अर्थ सूत्र से ही निकल आया है, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना हुआ, क्योंकि सुप और तिंग भी सूत्र में है, अंत शब्द भी सूत्र में है, और द्वंद्व के आगे जो अंतिम शब्द आता है उसका प्रत्यय के साथ में संबंध जुड़ जाएगा, तो सुबंत और तिंगंत इनकी पद संज्ञा हो गई। लेकिन प्रश्न ये उठाया गया कि जब आप पीछे प्रत्यय ग्रहण परिभाषा तदंत विधि के लिए बना दिया है परिभाषा को, तो उस अवस्था में इसमें अंत शब्द की तो आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। तत्र उच्यते, वहाँ बात ये कही जा रही है कि सुप्तिंग पदम इति एतावदेव सूत्रमस्तु, क्योंकि अंत तो हम ले ही लेंगे, अंत अर्थ तो हो ही जाएगा, इतना ही सूत्र बनाना चाहिए था। तदंत विधि परिभाषया तदंतार्थस्य उपलब्धेः सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पद संज्ञा भविष्यति। बहुत सरलता से हो जाना था ये कार्य। तो तदंत विधि परिभाषा को मस्तिष्क में रख लेना पहले पूरा, वो क्या कह रही है। यद्यपि वो परिभाषा जहाँ आई थी वहाँ समस्या कुछ और उठाई गई थी। वहाँ समस्या ये उठाई गई थी कि वहाँ पर अंत ग्रहण करते हुए समस्या उठाई गई थी पहले ही सूत्र में। सनाद्यंता धातु में अंत ग्रहण तो किया ही हुआ था, तो सन्नंत अर्थ तो हो ही रहा था उसका, सनाद्यंत। तो सनाद्यंत अर्थ हो रहा था, वहाँ कोई प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से अंत ग्रहण को नहीं लिया गया, वो तो सूत्र में ही कहा गया था। लेकिन देवदत्त शिकीर्षति आदि उदाहरणों में जब सनाद्यंत ऐसा कहा, तो उस अवस्था में सनाद्यंत कहाँ तक लिया जाएगा, ये इस विषय को लेकर के परिभाषा की रचना हुई थी वहाँ।
कि हम चिकीर्षति चिकीर्ष इतने को ही सनाद्यंत बोलेंगे, या कि देवदत्त भी साथ में आ जाएगा वाक्य में, क्योंकि सीमा बांधने वाला कोई वाक्य तो उपलब्ध होता कि कहाँ तक हम अंत विधि लेंगे। उसके लिए परिभाषा बनाई गई थी, लेकिन परिभाषा जब बन गई और एक नियम निकल करके आ गया कि जहाँ कहीं भी प्रत्यय ग्रहण किया जाए सूत्र में, वहाँ प्रत्यय का भाग और जिस प्रकृति से प्रत्यय किया गया है तदादि, वहाँ तक का भाग, तदादि से लेके तदंत तक का भाग, उतने का ग्रहण करना है। तो वहाँ तो चलो समाधान हो गया कि देवदत्त को निकाल दिया गया, क्योंकि देवदत्त उससे उस प्रकृति से सन प्रत्यय का विधान नहीं किया गया था, वो तो निर्णय हो गया। लेकिन अब इस परिभाषा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, ये तो बहुत स्थलों पर लगनी ही है कि जहाँ कहीं भी प्रत्यय का विधान होगा वहाँ ऐसे ऐसे अर्थ किया जाएगा। तो यहाँ पर भी सूत्र केवल बनाना चाहिए था सुप्तिंग पदम। अब सुप्तिंग का विधान जिनसे होगा उन प्रकृतियों को भी ले लेंगे, और प्रत्यय भी तदंत और तदादि दोनों शब्दों को साथ में लेते हुए। अब क्योंकि यहाँ विषय चल रहा है तदंत का, तो तदंत शब्द ले लिया, कहीं तदादि का लेना होता है तो तदादि, दोनों ही शब्द आ रहे हैं उसमें, तदादेश तदंतस्य। तो तदंत विधि परिभाषा से जो अंत सूत्र में आपने बोला है उसकी उपलब्धि तो हो ही जानी है, और उससे पद संज्ञा हो जाएगी। न तो सुप तिंग प्रत्यय मात्रस्य, केवल सुप और तिंग की नहीं होगी, भले ही हम अंत ग्रहण न करें फिर भी। तदेवं रूपेण ही अंत ग्रहणम अत्र व्यर्थम सत्। इस प्रकार से यह अंत ग्रहण व्यर्थ होता हुआ ज्ञापयति इमाम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषाम। तो जो आगे परिभाषा आ रही है ये ज्ञापक सिद्ध है। तो ज्ञापकता को बताने के लिए इसमें अंत ग्रहण, इसको व्यर्थ होना पड़ा पहले, क्योंकि व्यर्थ होकर के ही ज्ञापन निकलेगा। तो परिभाषा आ गई संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर न भवति। अब क्योंकि ये सूत्र सुप्तिंगंतम पदम ये संज्ञा विधि का सूत्र है, तो अपने अपने क्षेत्र में ही ज्ञापक बनते हैं। जब संज्ञा विधि का सूत्र है तो ज्ञापक भी जो निकलेगा वो संज्ञा विधि सूत्रों में ही लगना है, अन्यत्र नहीं लगाना उसको। तो संज्ञा विधि में यदि कहीं पर कहीं प्रत्यय ग्रहण किया गया है, क्योंकि संज्ञा के तो बहुत सारे सूत्र हैं, सर्वत्र प्रत्यय का ग्रहण नहीं है, जैसे वृद्धिरादेश, वहाँ कोई प्रत्यय का ग्रहण थोड़ा ही है, संज्ञा विधि तो वो भी है। लेकिन जहाँ प्रत्यय का ग्रहण किया गया है संज्ञा विधि सूत्रों में, संज्ञा विधौ का तात्पर्य संज्ञा विधि के सूत्र, उसमें तदंत विधिर न भवति, तदंत विधि नहीं होती। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने यहाँ पर अंत ग्रहण किया हुआ है। उनको पता है कि संज्ञा विधि में तदंत विधि नहीं करनी है। कर तो वही रहे हैं, विधान तो वही कर रहे हैं, नियम वही बता रहे हैं सारे। एक तो ये होता है कि आचार्य के मस्तिष्क में क्या है कि संज्ञा विधि में तदंत विधि नहीं होती है, ऐसा है उनकी बुद्धि में, या कि संज्ञा विधि में तदंत विधि नहीं करनी है, ऐसा है। परमात्मा अपनी बुद्धि में क्या सोचता है, ज्ञान में क्या रहता है उसके, कि मुझे ऐसा करना है, या ये कहेगा कि ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा करूँगा। वो होता है क्या, सब कुछ तो वही करने वाला है किसी और के द्वारा थोड़ी होगा। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ भी सब पाणिनि स्वयं व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। तो उनको पता है कि मुझे अन्यत्र कहीं भी जो सूत्र बनाऊंगा मैं संज्ञा विधि के, वहाँ मुझे तदंत विधि नहीं लेनी है, यहाँ लेनी है, तो यहाँ अंत ग्रहण करना है मुझे, वो उन्होंने कर दिया। तो इह व्याकरणे यत्र ही प्रत्ययानाम काचित संज्ञा विधीयते, संज्ञा कोई भी हो सकती है वो, तत्र प्रत्यय ग्रहण परिभाषया अर्थात तदंत विधि परिभाषया तदंत विधिर न भवति। तो इस तरह से इस परिभाषा पर संज्ञा विधि के सूत्रों में रोक लगा दी गई इस ज्ञापन से।
तदनेन अंतग्रहणस्य स्वार्थे, स्वार्थे का तात्पर्य जिस सूत्र में कोई पद व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकाला है जिससे, उस सूत्र में उसको कहते हैं स्वार्थ। वहाँ भी तो सार्थकता दिखानी है, तो स्वार्थे सार्थक्यम जातम, ये अंतग्रहण सार्थक हो गया। अब परिभाषा का प्रयोजन, जब ज्ञापक से परिभाषा निकली है तो उसके अन्यत्र भी बहुत सारे प्रयोजन दिखाई देंगे। अन्यत्र अर्थात अन्येषु सूत्रेषु च इदं फलम भवति कि यत् तरप तमपौघः। अब यहाँ सरलता होगी हमें अर्थ करने में। तो फिर ये बात वहाँ भी तो उठेगी, त्वा तो सुन का सुना। वहाँ क्या करेंगे? तो क्या लिखा है तेलुगु के भाष्य में? वहाँ भी तो ये समस्या आएगी ना कि त्वा तो सुन कसुना में त्वा तो सुन कसुन, बस इतने मात्र की ही तो अव्यय संज्ञा होनी चाहिए। प्रत्यांत अर्थ कैसे ले लेंगे? कृण में जनता, ठीक है ना, केवल कृत प्रत्ययों की, और मकारांत और एजंत जो भी हैं केवल कृत प्रत्ययों की अव्यय संज्ञा होनी चाहिए। तो वहाँ फिर अन्य बुद्धि भी तो, बुद्धि से विचार करना है। ईश्वर ने बुद्धि दी है कि वहाँ यदि हम अव्यय संज्ञा कर भी लें इन प्रत्ययों की, तो क्या करेंगे इससे? हम करेंगे क्या? अव्यय संज्ञा कर ली, तो अव्यय संज्ञा करके क्या करते हैं? अव्ययादाप सुप है, वो कहेगा पहले सुप तो लेकर के आओ तभी तो हटाऊंगा मैं। अब सुप वाले सूत्र के पास पहुँचे, प्रार्थना कर रहे हैं उससे, सौ जस्म उठ से। वो कह रहा है कि पहले ज्ञान ताबंत प्रातिपदिक तो बनाओ। अब प्रातिपदिक वाले के पास पहुँचे, वो कहता है अप्रत्यय। ये क्या कर दिया आपने? प्रत्यय को लेकर के आयो मेरे पास में? नहीं, कभी नहीं। तो इस तरह से वहाँ निर्णय निकल ही आता है कि अंत विधि लेनी ही है। तो ऐसे स्थलों पर पाणिनि अनर्थक क्यों अंत ग्रहण को वहाँ करें, क्यों शब्द का प्रयोग करें? उन्हें पता है, इतनी बुद्धि तो है हमारे अध्येताओं में, छात्रों में, कि वो विचार करते 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 वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है ना, ढूंढते 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 मिल ही जाता है सामान जब रखा हुआ है। तो इस तरह से खोजी प्रवृत्ति भी हमारी होनी चाहिए। तो तरप्तम प्रत्यांतस्य घ संज्ञा प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदंतस्य अर्थात तरबंतस्य तमबंतस्य वा प्राप्ता, ये प्राप्त हो रही थी क्योंकि इसने नियम बना दिया। तो सा प्रत्यय मात्र से एव भवति, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से प्राप्त हो रही थी, इस ज्ञापन से अब केवल प्रत्यय मात्र की ही होगी। समस्या दिखा रहे हैं क्या होता अगर तदंत की हो जाती तो घ संज्ञा, कि यदि ही तरप तम प्रत्यांतस्य घ संज्ञा स्यात् तर्हि, अब अर्थ क्या होता फिर कि तरबंत और तमबंत, ठीक है ना, इनकी घ संज्ञा होती है, और घ संज्ञा होने से जहाँ पर इनके जो प्रदेश हैं संज्ञाओं के, घरूप कल्प चेलट आदि, तो वहाँ घ शब्द का फिर क्या अर्थ होगा? उसमें उत्तर पदाधिकार में है ना वो। तो वहाँ क्या अर्थ होगा फिर उसका? कि घ प्रत्यांत के परे रहते, न्यंत को ह्रस्व होता है, न्यो ने काचो ह्रस्व है, तो कुमारी न्यंत है, और घ प्रत्यांत है आगे गौरी तरा, क्यों गौरी को तो ह्रस्व करेगा नहीं अब ये, जिसको ह्रस्व करना है उसको करेगा नहीं, जिसको नहीं करना है उसको करने लगेगा। तो कुमारी गौरी तरा इत्यत्र गौरी तरा इति तरबंते घ संज्ञ के परतः कुमारी शब्दस्य ह्रस्वत्वं प्रसज्येत, तच्च अनया परिभाषया न भवति। अब नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय मात्र की करनी है, तो तर परे रहते गौरी को ह्रस्व हो गया। तरब एव ही घ संज्ञ को भवति न तो तरबंतः। अब एक स्थल और दिखाया कि अथ अस्याम परिभाषायाम, इसका उदाहरण सेम उत्तर पदाधिकारी प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि स्वरूप ग्रहण द्रष्टव्य, उसका भी यही उदाहरण दिया। यही है।
अथ अस्यां परिभाषायां स्वीकृतायां कृत तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञाया विधानात् कृत तद्धित इत्येतयोः प्रत्ययत्वात् कृदंत तद्धितांत इत्ययम् अर्थो न लभ्येत। अब यहाँ समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी संज्ञा सूत्र है ये, और समास शब्द अलग है, लेकिन दो शब्द कृत और तद्धित ये प्रत्ययों के नाम हैं। तो यहाँ भी अंत ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम, जैसे तरप तमपो घ में नहीं किया गया। तो क्या होगा कि ततश्च प्रत्यय मात्रस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, और प्रत्यांत से च इष्यति। इष्ट है यहाँ प्रत्यांत की, प्रत्यय मात्र की नहीं होगी, नहीं तो फिर स्वादुत्पत्ति होने लगेगी प्रत्ययों से। उसका समाधान करते हैं अन्य प्रकार से, क्योंकि ये तो स्वीकार कर लिया इन्होंने कि यहाँ पर अंत अर्थ नहीं ले पाएंगे, ये तो स्वीकार कर लिया। तो अब कैसे समाधान होगा? तो कहा उच्यते, उत्तर दे रहे हैं उसका कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रात्, यह सूत्रे अर्थवद इति पदम अनुवर्त्य। पीछे अर्थवद कहा है कि अर्थवद वहाँ तो घटाया गया है कि जो भी शब्द है कोई भी वो अर्थवान होना चाहिए, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। लेकिन यही अर्थवान अर्थवत्ता हम प्रत्ययों में भी देखेंगे। अब तो अब अर्थ क्या बनेगा कि अर्थवत कृत, कृत कैसा होना चाहिए? अर्थवान, अर्थवाला, अर्थवान कृत। तद्धित कैसा होना चाहिए? अर्थवांश्च तद्धितः। अब जब अर्थवान होने चाहिए तो प्रत्यय की सार्थकता, प्रत्यय की सार्थकता अकेले प्रत्यय से कभी होती नहीं, अकेले प्रत्यय से कभी नहीं होगी, जब तक वो प्रकृति के आगे बैठ नहीं जाएंगे तब तक उनकी सार्थकता नहीं होती। उसमें देखा है ना गणित में, संख्याओं में, अंकों में कि शून्य का कितना महत्व होता है, लेकिन शून्य को अकेला लिख दो, बताओ उसका महत्व क्या है। अब कोई भी अंक उसके साथ में न लिखा जाए, केवल शून्य है कोई अर्थ उसका? कितना है वो? कुछ नहीं। और वही शून्य यदि एक संख्या के साथ में लिख दें हम, तो स्वयं तो उसका महत्व हो ही गया, शून्य का भी। उसने एक का भी महत्व बढ़ा दिया, एकदम 10 गुना कर दिया ना उसको, एक को 10 गुना कर दिया। कितनी ताकत है शून्य के अंदर। लेकिन ये ताकत, ये बल कहाँ से आया? किसी संख्या के साथ जुड़ करके। ऐसे ही प्रत्यय है। प्रत्यय कैसा है? ये अकेला प्रत्यय, कुछ भी नहीं है, वो कोई महत्व नहीं उसका। लेकिन वही प्रत्यय जब प्रकृति के साथ में जुड़ता है तो प्रकृति में छिपे हुए अर्थों को खोलना, कोई नया अर्थ निकालना, कितना कार्य प्रत्यय के द्वारा होता है। और इसीलिए इतना सुंदर नाम रखा गया उसका कि प्रत्यायते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः। वही तो खोल रहा है अर्थ के लिए, लेकिन अर्थ खोल रहा है कब खोल रहा है? प्रकृति के साथ में जुड़ करके, प्रकृति के साथ में जुड़ करके। ऐसी ये सारी हमारी ये प्रकृति है, सत्व रजतम। अब प्रलयावस्था में है सब अलग अलग कण, कोई महत्व नहीं उनका। अब परमात्मा का ईक्षण जुड़ गया उनके साथ में, तो कितना सुंदर संसार बन गया अब ये। और वही प्रकृति जब परमात्मा का ईक्षण नहीं जुड़ा था तब तक कुछ भी नहीं, सम्यावस्था में विद्यमान है, कोई गतिविधि नहीं है। तो ऐसे ही ये प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अर्थवत की अनुवृत्ति ला करके अब समस्या हल हो जाएगी। अर्थवान तभी बनेंगे जबकि ये किसी प्रकृति से जुड़ेंगे। तो अर्थवान कृत अर्थवांश्च तद्धितः इत्येवं रूपेण अर्थापन्नेन। इस तरह से जब अर्थ की प्राप्ति की जाएगी, न कश्चित दोषो भवति, अब कोई दोष नहीं। कारण दिया उसमें, यतो ही न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या न च केवला प्रत्यय। ये महाभाष्य का वाक्य है ये, कि कोई भी प्रकृति या कोई भी प्रत्यय अकेले कभी भी प्रयोग में नहीं आता। ठीक है ना? अकेले प्रकृति और अकेले प्रत्यय।
इति भाष्य प्रामाण्यात् प्रत्ययांतम एव शब्द रूपम अर्थवत भवति। अब उस उदाहरण को मत ले आना इयत शब्द को, फिर देखो अकेला प्रत्यय ही तो रह गया। इदम शब्द से किया था, इदम का तो आता पता है ही नहीं कहीं। एक एक करके सारे उसके अवयव आते फाते सब हटा दी गई, कुछ भी नहीं रहा उसमें, केवल प्रत्यय प्रत्यय रह गया। लेकिन आया तो था, सब कुछ आया था, व्यवस्थित तरीके से हटाया है, कोई छीना झपटी नहीं की गई है, नियमों के अनुसार उसको हटाया है, लेकिन अपने सारे अर्थ को उसमें समाविष्ट कर गया, तब गया है वहाँ से वो पूरा शब्द। तो एवं च कृत्वा अत्र कृदंतम तदितांतम एव वा प्रातिपदिक संज्ञां भजते। तो ये तो यहाँ तक इसका भी समाधान कर दिया इन्होंने। अब एक ऐसा प्रत्यय दिखा रहे हैं जो कि अंत में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ था ना तद्धितांत, तद्धित प्रत्यय अंत में होता है तब प्रातिपदिक बनता है वो। अब तद्धित को यदि आदि में ले आए तो ये तो सूत्र हाथ खड़े कर देगा ना, फिर भाई मेरा तो विषय नहीं रहा ये, अब मैं क्या करूँ इसमें। तो इसलिए वही उदाहरण ला रहे हैं कि यदि एवं अस्ति, यद्यवम अस्ति चेद यत्र ही प्रत्ययः प्रकृतेः पूर्वम अवतिष्ठते, जहाँ प्रकृति से पूर्व आ रहा हो प्रत्यय, यथा विभाषा सुपो बहुश पुरस्तात्। तो ये अकेला ही प्रत्यय ऐसा है जो समस्याएं खड़ी कर देता है बार बार। एक मध्य में आने वाला है, कौन सा? अकच। सर्वनाम नाम अकच प्राप्य है। तो अकच मध्य में आता है, ये प्रारंभ में आता है पुरस्तात्। तो इति तत्र तद्धितान्तस्य अभावात्। अब ये तो नहीं कहा जाएगा तद्धितांत, ये तो तद्धितादि भले ही कह दो इसको। तो कथम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् कृतद्धित समासाश्च से अब प्रातिपदिक इसको कैसे बनाएंगे? बहुपटवः इति, ये उदाहरण दे दिया उन्होंने। अब बहुपटवः का यहाँ अर्थ ये नहीं बहुत सारे चतुर, शब्द वही बन जाएगा, लेकिन वहाँ भिन्न प्रकार से समास करेंगे, वहाँ बहुप्रातिपदिक माना जाएगा। और यहाँ बहुपटवः का अर्थ क्या है? बहुत चतुर अर्थ है नहीं इसका, क्या अर्थ है फिर? चतुर अभी पूरे पूरे नहीं बने हैं, ठीक है ना, अभी चतुरता संपूर्ण रूप में नहीं आई है। ऐसे मनुष्यों के लिए कहा जाएगा बहुपटवः। तो देखो यहाँ गुरु से कहा निषाद समाप्त होती है ना, वृत्ति आती है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो अधिक चतुर अभी नहीं बन पाए, चतुरता में कमी रह गई है उनके, ईषद असमाप्ति। अब यहाँ पर विचार ये भी करना है कि हमने बहुच प्रत्यय कर भी लिया और बहुपटु ऐसा बना लिया, और हम क्या चाह रहे हैं अब? प्रातिपदिक संज्ञा करना। उद्देश्य क्या है हमारा? कि हम जस प्रत्यय लेकर के आएंगे। तो जस प्रत्यय लेकर के आएंगे तो जस प्रत्यय क्या पटु से नहीं ला सकते? पटु तो प्रातिपदिक है ना पहले से ही, पटु तो प्रातिपदिक पहले से है ही, उसके आगे यदि कोई और प्रत्यय आता तो बाधा हो रही होती। यहाँ तो पटु प्रातिपदिक है और ज्ञा प्रातिपदिकात् के अधिकार में जस प्रत्यय आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं आने वाली। इसीलिए प्रश्न आगे उठाया गया, किम पुनरत्र प्रातिपदिक संज्ञया प्रार्थ्यते। आप प्रातिपदिक संज्ञा से यह करना क्या चाह रहे हैं? क्यों जोर दे रहे हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए? तो उत्तर दिया कि प्रातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्तिर यथा स्यादिति, जिससे कि स्वादुत्पत्ति हो जाए। कहा नैष दोषः, ये तो कोई दोष नहीं रहा कि इह ही बहुच प्रत्ययः सुबन्तात् पूर्वं विधीयते। और वैसे भी सूत्र में क्या कहा गया है? विभाषा सुपः बहुच पुरस्तात्। तो सुबंत तो पहले बना लोगे ना आप पटु के आगे जस प्रत्यय तो पहले से लेकर के आए ही हो, और उससे पूर्व हमने बहुच प्रत्यय रख दिया। और कृतधित समासाश्च लग नहीं पा रहा है, लग नहीं पा रहा है तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो ये भी नहीं लग पाएगा। अब प्रातिपदिक तो बना ही नहीं ना पूरा शब्द प्रत्यय मिला करके, तो फिर जस जैसा पहले से था वो है
विद्यमान, वो हटा ही नहीं वहाँ से, बन गया बहुपटवा। तो इह ही बहुच प्रत्यय सुबंतात् पूर्वम विधीयते न तो प्रातिपदिकात्। पटु जस इससे पूर्व शुभ है, वो बहुच है, केवल पटु से नहीं है बहुच। ततश्च बहुच प्रत्ययस्य विवक्षायाम अभीष्टात् प्रातिपदिकात्। बहुच प्रत्यय जब लाना हो, ऐसी विवक्षा हो, तो जो अभीष्ट प्रातिपदिक है उससे आगे या काचित विभक्ति ही, कोई भी विभक्ति पहले लाई जाएगी, जैसे यहाँ पर जस का दिखाया है उदाहरण। और यच्च वचनम अपेक्षते, एक वचन द्विवचन बहुवचन जो भी आपको बोलना है वो भी पहले लाएंगे। तदेव गृहीत्वा, उसी प्रत्यय को और वचन को लेकर के तदंतात् पूर्वम बहुच विधास्यते, अब हम बहुच को भी ले आएंगे। ठीक है ना। तो तद यथा, जैसे यहाँ बहुपटवा का दिखा रहे हैं कि पटु शब्दात् जस विभक्तिम आनीय, पटु जस इत्येतस्मात् पूर्वम बहुच प्रत्ययम विधाय। स्थिति क्या बन गई? बहु पटु जस इत्यनया प्रक्रिया। यहाँ तक की प्रक्रिया पूरी करके अब आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे कुछ करना ही नहीं है। न तो कृत समासाश्रय लगाना है, न सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लगाना है, और न दोबारा सौजस्मूट लगाना है फिर। क्योंकि अगर जिस प्रक्रिया से हम चलते हैं वहाँ क्या करना होता है कि कृत अतिथ समासाश्रय भी लगाया, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः भी लगाया, और फिर उसके बाद नए सिरे से स्वादुत्पत्ति करनी होती है। तो यहाँ तो और सरलता हो गई, पहले से ही सुप विद्यमान है यहाँ जस। तो बहुपटु जस इत्यनया प्रक्रिया बहुपटवः इति साधयिष्यते। अब उत्तर दे रहे हैं, आपने बहुत सरलता से कर तो लिया, लेकिन ये ठीक नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि दोष आने लगेगा। नैवं शक्यम स्वरे ही दोषः स्यात्। दोष भी कहाँ आएगा? स्वर में। हमें देखने में लग तो रहा है कहाँ बहुपटवः बन गया बहुत सरलता से, लेकिन जब हम स्वर की निष्पत्ति करेंगे इसमें, तो वहाँ आपको समस्या दिखाई देगी। कैसे? कि बहुपटवः जैसा बनाया अभी हमने बहुपटवः, तो यहाँ पर स्वर क्या रहेगा? देखो, जस प्रत्यय तो अनुदात्त ही है, जस प्रत्यय अनुदात्त है, और बहुपटु, पटु तो प्रातिपदिक है ना, फिर शोन्तदात्तः। तो उस अवस्था में जस के पर रहते इसको गुण कर लिया हमने, जस के पर रहते, तो बहुपटो, फिर अवादेश, नहीं, बहुपटवः इति अन्त्य उदात्तः स्यात्, अंत्य उदात्त रहेगा। एक तो यहाँ ये देखना है कि बहुच में पाणिनि ने चकार लगाया हुआ है, ठीक है ना, चकार का प्रयोजन भी देखना है। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया से करेंगे कि पहले ही जस प्रत्यय आया हुआ है और उस अवस्था में बनाएंगे, तो अंत्य उदात्तः स्यात्, अंत्य उदात्त रहेगा। अंत्य उदात्त का तात्पर्य व में अ, तो व में अ उदात्त करने के लिए क्या ध्यान से हट रहा है? बहुपटु जस, तो फिशोन्तदात्तः देखा हमने, और जस तो अनुदात्त सुप्तौ से अनुदात्त होना चाहिए। और इसमें चाहिए क्या वैसे कि बहुपटवः इति उपोत्तमश्चेष्यते, इनके उपांत्य, उपोत्तम कह लो या उपांत्य, उप के अंत के समीप वाला, अर्थात ट में अ, ये उदात्त चाहिए था। चलो पहले आगे देखते हैं। तो बहुपटवः इति उपोत्तमश्चेष्यते, ठीक है ना, उपोत्तम चाहिए था इसमें, और उपोत्तम चाहिए तो उसमें बहुच के चकार के कारण से चितः, तो चितः सूत्र पर एक वार्तिक कार ने वार्तिक बनाया हुआ है
इत्यत्र ही वार्तिककृता चितः सप्रकृतेर्बह्वकज अर्थम कि चितः सप्रकृतेन अर्थात इस सूत्र में प्रकृति सहित को देखना है। जैसे चिता का अर्थ हम क्या करते हैं कि चित्त प्रत्यांत जो भी शब्द होता है, अब यहाँ चित्त प्रत्यांत तो है नहीं, यहाँ तो चित्त प्रारंभ में है ना, चिदादि है, चिदंत तो नहीं है, यानी चित्त प्रत्यादि है, चित्त प्रत्यांत नहीं है। तो वहाँ पर वार्तिककार ने ये कहा कि यहाँ प्रकृति सहित को ग्रहण करने के लिए प्रकृति सहित ग्रहण करना है, और कहाँ कहाँ करना है कि बहु और अकच, क्योंकि दो ही प्रत्यय ऐसे हैं ये जो कि अंत में नहीं आते, और दोनों में चकार लगाया हुआ है अनुबंध के रूप में, बहु में भी लगाया हुआ है और अकच में भी लगाया हुआ है। तो इनका ग्रहण करना चाहिए इस सूत्र के द्वारा, चितः सूत्र के द्वारा। तो वहाँ पर जब सप्रकृति प्रकृति सहित का ग्रहण करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा कि चित्त प्रत्यय से युक्त प्रकृति, तो चित्त प्रत्यय से युक्त प्रकृति पूरा बहुपटु शब्द हो गया ये। ऐसे ही अकच वाले में भी, तो जब पूरा शब्द हो गया ये, अब इसको करना है अंतोदात्त। तो अंतोदात्त जब होगा तो वह में जो अच्छा, इनका ये कहना था कि प्रारंभ में दिखाया ना उन्होंने कि बहुपटवः इति अंत्य उदात्तः स्यात्, अंत्य उदात्त हो रहा था। कैसे हो रहा था वो दिखा रहे हैं। क्या चाहिए वो तो बाद में बताएंगे अभी, कि उपोत्तम चाहिए था, लेकिन जिस प्रक्रिया से हम चल रहे हैं उस प्रक्रिया से जो चितः सूत्र में वार्तिक दिया हुआ है, उस वार्तिक के द्वारा बहुच प्रत्यय सहित पूरी प्रकृति का ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके ग्रहण कर देने से यहाँ पर व में जो अ है अंत में, उसको उदात्त प्राप्त हो रहा है चितः सूत्र पर आए हुए वार्तिक से, ठीक है ना। तो चितः प्रकृति सप्रकृतेर बहुवकजर्थम इति वचनम पठितम तदनेन वचनेन जसन्ते समुदाये, पूरा जसंत समुदाय ले लिया हमने, और एवं उदात्तत्वम स्यात्, क्योंकि जस हटेगा तो है नहीं यहाँ पर सुपो धातु से, तो पूरे को ही उदात्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब पूरे को उदात्त हो जाएगा तो उस अवस्था में और चाहिए क्या, हमें उपोत्तम उदात्त करना है, ये चाहिए। इसलिए इष्ट क्या है यहाँ कि तस्मात्, इसलिए पूर्वोत्पन्नायाः विभक्तेस्तु सुपो धातु इति लोगिष्यते। अब प्रक्रिया जैसे अन्य शब्दों में करते हैं हम, वैसे ही यहाँ पर भी करनी होगी। और यहाँ पर जब वैसे ही करेंगे तो पहले हमें पूर्वोत्पन्न जो विभक्ति है जस, उसका लुक करना होगा। वो तभी संभव हो सकता है जबकि हम पहले इसको प्रातिपदिक बनाएं प्रत्यय सहित को। और जब सुपो धातु से लुक हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस अवस्था में अब बहुपटु, जस तो है नहीं, बहुपटु। अब यहाँ पर चितः सप्रकृतेर बहुवकजर्थम, इससे किसको करेंगे उदात्त, तब बहुपटु। यहाँ पर जस तो है नहीं इस समय, अब टू के ऊ को उदात्त होगा, ठीक है ना। याच अन्या विभक्ति ही उत्पद्यते, अब एक नया जो जस आएगा, जो नया जस आएगा तो वो एक अलग आएगा। यहाँ पर हमने उदात्त वाला कार्य तो कर ही लिया पहले। तो याच अन्या विभक्ति उत्पद्यते तस्याः प्रकृतेः एक देशत्व अभावात्, अब एक देश तो होना नहीं है यहाँ, अवादेश होना है केवल। अवादेश तो बाद में होगा, लेकिन ये जो अंतिम जस प्रत्यय आया है ये बहुपटु, इसका अवयव नहीं है। बहुपटु ये जो प्रकृति है, जो वार्तिक में दिया था ना चितः सप्रकृतेः, तो प्रकृति सहित बहुज प्रत्यय को लेना है। तो प्रकृति सहित बहुज प्रत्यय कितना शब्द बना पूरा, बहुपटु। अंत में जो जस आया है बाद में, ये उसका अवयव नहीं है, उसका एक देश नहीं है। तस्याः प्रकृतेः एक देशत्व अभावात्, अभाव होने से अंतोदात्तत्वम न भवति, अर्थात वार्तिक से प्रत्यय सहित को अंतोदात्त नहीं होगा। जो बहुपटु इतनी जो प्रकृति है बस इसको अंतोदात्त होगा। तो फिर आगे क्या बनेगा, आगे फिर जस लाएंगे, गुण करेंगे, अवादेश करेंगे,
अब आदेश करने पर भी जो टा में आ है, अब आदेश होकर के आया है, वही उदात्त रहा। इतना आया समझ में? अब ये अर्थ निकालेंगे कैसे हम? अर्थात सुपो धातु लगाने के लिए हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी होगी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए हमें तद्धितांत चाहिए, और यहाँ क्या है? तद्धितादि। तो कैसे होगा? अब उसका देते हैं समाधान। एवं तर्हि कि बहुपटु जस इत्यस्य समुदायस्य अर्थवत्वात्, ये बहुपटु जस, ये जो इतना पूरा समुदाय है, यानी प्रत्यय, प्रकृति और आगे फिर प्रत्यय जस, ये पूरा क्या है? ये अर्थवान। ठीक है ना, ये पूरा है अर्थवान। अब देखो, पहले ये क्या कह रहे थे कि सुपो धातु से हटाएंगे हम, लेकिन सुपो धातु से हटाने के लिए हमें कृतधित समासाष्ट नहीं लगाना, क्योंकि वो लग ही नहीं पा रहा है यहाँ तद्धित आदि होने से। तो क्या करेंगे? लगाएंगे तो सुपो धातु हम अवश्य, लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा उससे नहीं करेंगे। किससे करेंगे? अर्थवत धातु र प्रत्यय से करेंगे। कहाँ पहुँचे अब ये कि बहुपटु जस, ये अर्थवान है ही, इतना अर्थ निकल ही रहा है इससे। इत्यस्य समुदाय से अर्थवत्वात्। अब जब ये अर्थवत धातु सूत्र लगा रहे हैं तो प्रश्न मन में उठेगा कि नहीं कि ये प्रत्यय का तो वहाँ निषेध किया है ना, प्रत्यय का निषेध किया है ना, प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, अप्रत्ययः। अर्थवान होने पर भी प्रत्यय का निषेध किया है कि नहीं? और ये बहु क्या है? ये प्रत्यय है या नहीं है? कैसे किया है? अनुवाद किया है तेलुगु में, कैसे किया है मुझे बताओ। खोलो थोड़ा। इसका नहीं किया जी, पूरा नहीं हुआ। चलो मुझे ये समझ में नहीं तो विचार तो किया। अच्छा, ये समझ में आया नहीं था? चलो तो देखो, यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि अर्थवत धातु सूत्र कहता है कि प्रत्यय को छोड़ करके अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो हम कितने की करेंगे फिर प्रातिपदिक संज्ञा? भाई बहु का तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे ना, ये तो प्रत्यय आ रहा है यहाँ। तो लेकिन ये सूत्र लगाने जा रहे हैं, प्रश्न बाद में दिखाएंगे अभी। कि एवं तर्हि बहुपटु जस इत्यस्य समुदायस्य अर्थवत्वात्। समुदाय तो पूरा अर्थवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अर्थवत धातुर प्रत्ययः इत्येव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब प्रश्न कर रहे हैं कि अप्रत्ययः इति प्रतिषेधस्तु। ये जो प्रतिषेध यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या कहेगा कि प्रत्यय ग्रहण परिभाषया, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण परिभाषा पीछे आ चुकी है, तो तदादेः तदन्तस्यैव भवितुम् अर्हति। उस परिभाषा के आधार पर तदादि और तदंत तक का ही ग्रहण होता है, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय इतने मात्र का ही ग्रहण होता है। इहतु, यहाँ क्या स्थिति है कि पटु शब्दात जस आगतः, पटु शब्द से आया था जस प्रत्यय। इति कृत्वा पटु पर्यंतम एव प्रत्यांतम अस्ति। पटु पर्यंत इतना ही प्रत्यांत हुआ। पटु शब्द से जो जस प्रत्यय आया है, इति कृत्वा पटु पर्यंतम एव प्रत्यांतम अस्ति न तो बहुच सहितः। देखो, पटु और जस और पीछे है उसके बहु। तो यहाँ जब प्रत्यय ग्रहण परिभाषा लगाएंगे हम, तो प्रत्यय ग्रहण परिभाषा क्या कहती है कि जिस प्रकृति से आपने प्रत्यय किया है, जिस प्रकृति से आपने प्रत्यय किया है, तो प्रत्यय पूरा ले लिया हमने, ठीक है ना, प्रत्यय के अंत तक का भाग ले लिया, जस पूरा आ चुका उसमें। और जिस प्रकृति से किया है उस प्रकृति को पूरा ले लिया, उसका आदि वर्ण तक, पकार तक, क्योंकि तदादि तदंत में बहुरी समास किया गया है ना। तो दोनों शब्दों के बहुरी समास के अर्थ के आधार पर कितना समुदाय बना जिसकी कि ये प्रातिपदिक संज्ञा कर पाएगा, वो कितना समुदाय बना? पटु जस, इतना बना। बहु तो नहीं आ पाएगा ना उसमें, क्योंकि पटु पर्यंतम एव प्रत्यांतम अस्ति, न तो बहुच सहितः, बहुच नहीं आ पाएगा उसमें। और बहुच सहितस्य अप्रत्यांतत्वात् अप्रत्यय इति प्रतिषेधो न प्रवर्तिष्यते।
क्योंकि प्रश्न ये था ना कि यहाँ तो कहा गया है अप्रत्यय, प्रत्यय की तो पद संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं है, और जब प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है तो फिर बहुज की कैसे करेंगे? बहुज की तो नहीं हो पाएगी ना। तो बहुज की नहीं हो पाएगी तो केवल मात्र जो पटु पर्यंत प्रत्यांत शब्द है बहुज उसमें आ ही नहीं पाएगा, और बहुज सहितस्य अप्रत्यांतत्वात् अप्रत्यय अर्थी प्रतिषेधो न प्रवर्तिष्यते। अप्रत्यय क्या कहता है कि प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं, और यहाँ पर प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा जिस प्रत्यय को हम बहुज को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अप्रत्यांत है, ये प्रत्यय अंत में आ ही नहीं रहा है किसी के, इसका ग्रहण कैसे करेंगे? इसका ग्रहण नहीं कर सकते ना। बहुज सहितस्य अप्रत्यांतत्वात्, अगर पूरा हम ले लें बहु पटु जस, तो बहुज सहित ये प्रत्यांत नहीं है, क्योंकि बहुज आ रहा है आदि में। तो अप्रत्यय ये कहता है प्रत्यांत की नहीं होती, तो ये कैसे यहाँ आ जाएगा? यहाँ इसका ग्रहण नहीं कर सकते हम, इसमें प्रत्यांत का निषेध करता है ना ये, और ये प्रत्यांत है नहीं। अच्छा, अब रही बात कि जो पूरा समुदाय जब लिया जाएगा यहाँ पर, पूरे समुदाय के अर्थवान होने के कारण से अर्थवत धातु से हम जो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, तो वहाँ अर्थवान में एक नियम निकाला गया है कृतधित समासाश्च सूत्र पर। क्योंकि जब ये इस सूत्र ने ऐसा अर्थ किया कि अर्थवान समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और साथ में अप्रत्यय ये भी निषेध कर दिया गया है, तो कृतधित समासाश्च सूत्र पर ये जो समास ग्रहण किया गया ना सूत्र में, समास, तो समास शब्द, समास से हम जिन शब्दों को ले रहे हैं, तो वहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब आप अर्थवान समुदाय की पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके हो, तो समास भी तो अर्थवान होता है, समास अर्थवान ही तो होता है। महाभाष्य पर बहुत विचार किया गया है इन सूत्रों पर, तो समास भी तो अर्थवान होता है। जब समास अर्थवान होता है तो समास की कहने की यहाँ क्या आवश्यकता थी? समास अर्थवान होता है, अर्थवान होने से अर्थवत धातु सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी समास की भी, और फिर भी समास ग्रहण किया गया है। तो समास ग्रहण किया गया है तो इससे एक नियम निकलता है कि जितने भी अर्थवान समुदाय हैं, जितने भी अर्थवान समुदाय हैं, उन समुदायों में केवल समास रूपी अर्थवान समुदाय, इसी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले शब्द की नहीं, ध्यान रखना। देखो, हम अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों की, प्रातिपदिक तो बाद में कहा जाएगा, अव्युत्पन्न शब्दों की अर्थवत धातु सूत्र से करते हैं प्रातिपदिक संज्ञा, वो समुदाय नहीं होते। अर्थवान कोई भी एक शब्द, यानी कि अव्युत्पन्न, वो एक शब्द है ना, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन समुदाय भी तो अर्थवान होते हैं, एक शब्द भी अर्थवान होता है, समुदाय भी अर्थवान होते हैं। तो एक शब्द अर्थवान होता है वहाँ तो कर ही देगा वो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समुदाय जो अर्थवान होते हैं तो वहाँ तो पूरा वाक्य भी समुदाय है शब्दों का, देखो अर्थवान है कि नहीं। चलो करो फिर कि देवदत्तः पुस्तकम पठति, ये पूरा वाक्य अर्थवान है कि नहीं है? तो है, आ गया सूत्र कि लो भाई आ गया मैं, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, बनाओ इसको प्रातिपदिक, बना लिया। अब सुप धातु आ गया, हटाओ सारी विभक्तियाँ, कहाँ लेके बैठे हो कि देवदत्तः पुस्तकम पठति। तो वहाँ ये नियम करेगा समास शब्द कि देखो अर्थवानों में सबका ग्रहण नहीं करना है, केवल एक शब्द है कोई, आप उसका ग्रहण कर सकते हो। लेकिन समुदायों में जब आप देखोगे तो केवल आपको समास रूपी समुदाय ही लेना है, और कोई समुदाय नहीं लेना है। समझ में आ गया नहीं? अब देखो आगे कि कृतधित समासाश्च इति अर्थवत समुदायानां समास ग्रहणम नियमार्थम इति वचनेन अपि, इस वचन के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा न व्यावर्तयितुं शक्यते। प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ पर बहु पटु जस
इसमें आप रोक नहीं पाएंगे। अब प्रश्न उठेगा क्यों नहीं रोक पाएंगे? जब ये नियम कर रहा है कि अर्थवान समुदायों की जब प्रातिपदिक संज्ञा करनी हो तो केवल समास की ही होती है, औरों की नहीं होती। तो औरों में जिस समुदाय को आप ले रहे हो बहु पटु जस, इसकी नहीं होगी फिर? तो कहा नहीं, ये नहीं रोक पाएगा। यहाँ क्यों नहीं रोक पाएगा? कि देखो नियम वहाँ लगता है जहाँ प्राप्ति होती है। जहाँ पर प्राप्ति होती है वहाँ नियम लगता है, जहाँ प्राप्ति नहीं है वहाँ कोई नियम नहीं है। और नियम भी जो सूत्र कर रहा है तो हमेशा तुल्य जातियों का नियम होता है। तुल्य जातीय का तात्पर्य यहाँ पर आगे समझा रहे हैं कि पहले तो ये कहा कि प्रातिपदिक संज्ञा न व्यावर्तयितुं शक्यते। इस नियम के आधार पर भी बहुपटु जस यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा को रोका नहीं जा सकता। अर्थवत धातु प्रत्यय से जो प्राप्त हो रही है उसको रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? कि तुल्य जातीय का नाम है, कथम करके प्रश्न उठाया कि तुल्य जातीय का नाम समासः। समास जो किया गया है यहाँ पर वो तुल्य जातीयक देखना है। वहाँ समास करने वाले सूत्र किस प्रकार से समास करते हैं, तो वहाँ पूरा जो प्रकरण चल रहा है सुप सुपा, सुबंतों का ही समास होता है सुबंतों के साथ में, ठीक है ना। तो कथम जातीय का नाम समासः, तो कहा सुबंता नाम। अर्थात समास रूपी समुदाय की पहले विशेषताएं देखो। आप जो नियम निकाल रहे हैं कि अर्थवान समुदाय की यदि कहीं पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो वो केवल समास रूपी अर्थवान समुदाय की ही होगी। लेकिन समास रूपी अर्थवान समुदाय, यहाँ ये भी हमें देखना होगा कि ये समास रूपी अर्थवान समुदाय है किस प्रकार का। तो किस प्रकार का होता है ये सुबंत होते हैं सारे शब्द इसमें। हम सुप को तो प्रातिपदिक संज्ञा करके बाद में हटाते हैं ना। समास तो पूरे सुप प्रत्यय सहित का नाम होता है। समास जब होता है तो पूरे सुप सहित का नाम होता है, और पूरे सुप सहित का ये नाम फिर प्रातिपदिक होता है। उसके बाद उन सुपों को अंतर्वर्तिनी व्यक्तियों को हटाया जाता है। तो कथम जातीय का नाम समासः, कहा सुबंता नाम। हम चाहे 2 शब्द ले लें चाहे 3 ले लें, एक तो होता ही नहीं कभी, कितने भी ले लें तो सभी सुबंतों को मिला करके उनका समास होता है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि प्रकृति माने इस शब्द में जो प्रकरण के आधार पर चल रहा है अभी बहुपटवः, तो प्रकृति बहुपटवः इत्यत्र तु बहुच इति असुबंतः अस्ति। इस पूरे समुदाय में देखो बहु असुबंत पटु सुबंत, यहाँ लग जाएगा नियम अभी ये। अर्थवान समुदाय जैसे देवदत्तः पुस्तकम पठति, तो देवदत्त सुबंत है, पुस्तकम सुबंत है, पठति को हटा दो। वो तो मैंने पूरा वाक्य बोलने की दृष्टि से कहा था पठति को हटा दो। लेकिन देवदत्तः पुस्तकम इतने की प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है कि नहीं? अर्थवान होने से हो रही है। और नियम भी यहाँ लग रहा है। यहाँ नियम कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे रोकेगा अब ये? क्योंकि समास का नियम निकाला गया कि यदि कहीं पर अर्थवान समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो केवल समास की ही होगी। और समास कैसा होता है? सुबंतों का। तो अन्य जितने भी सुबंत समुदाय हैं उनका व्यावर्तन हो जाएगा। केवल समास में आए हुए सुबंत इन्हीं की होगी प्रातिपदिक संज्ञा। ये नियम आ गया ना आप। तो देवदत्त सु पुस्तक अम इतने की नहीं होगी, अब इनकी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ देखें तो बहु सुबंत है ही नहीं, पटु सुबंत है, तो एक असुबंत एक सुबंत। यहाँ ये नियम कैसे रोक देगा प्रातिपदिक संज्ञा को? नहीं रोक पाएगा ना। नहीं रोक पाएगा तो क्या होगा कि अर्थवद सूत्र से यहाँ हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? तो कथम जातीय का नाम समासः सुबंता नाम। प्रकृते बहुपटवः इत्यत्र तु बहुच इति असुबंतः अस्ति, पटुश्च सुबंतः। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के हो गए। तो ये नियम यहाँ पर व्यावर्तन नहीं करेगा। तो क्या होगा परिणाम कि तद एवं बहुपटु जस,
इति समुदायस्य अर्थवत धातु इत्येव सिद्धा अत्र प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है ना, इससे सिद्ध हो जाएगी। अब इससे जब कर लेंगे तो फिर आगे का तो कार्य बहुत सरल है। अब प्रातिपदिक बन गया है, अब जस को हटा दो। हैं, सुपश्च प्रकृति जस, यानी इस उदाहरण में जो जस है सुप, उसमें प्रातिपदिक अवयवत्वात्, प्रातिपदिक का अवयव होने से। प्रातिपदिक का अवयव कैसे बना अभी है? प्रत्यय सहित की प्रातिपदिक संज्ञा होने से। तो सुपो धातु प्राति इति लुकी, इससे लुक हो गया, रह गया केवल बहुपटु। तो बहुपटु शब्दाद अन्य इष्टा विभक्तयः उत्पद्यन्ते। अन्य जो भी इष्ट विभक्ति लानी है हमें वक्ता की विवक्षा के अनुसार, वो विभक्तियाँ आ जाएंगी। और जो पीछे स्वर की बात हो रही थी अब वो भी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है ना। तो वहाँ पर बहुपटु, ये जो प्रकृति सहित पूरा बहुच प्रत्यय को साथ में लेकर के और चितः सूत्र पर आए हुए वार्तिक से अंतोदात्त कर लेंगे। उसके बाद फिर जस आएगा तो कोई समस्या नहीं, जो टू में ऊ है वो उदात्त रहेगा, गुण होगा तो ओ उदात्त हो जाएगा, अब आदेश होगा तो अ ये उदात्त रहेगा, नहीं टा में अ। तो बहुपटवः हो गया पूरा विषय। यहाँ तक आ गया समझ में अभी ये? और एक बार विचार करना आगे गुरुजी जो कहा है इसमें कि यह तो पटु शब्दात् जस आगत इति कृत्वा पटु पर्यंतम एवं प्रत्ययांतम अस्ति, तो जस तो है यहाँ। कौन सी पंक्ति में? अच्छा ये, हाँ, यह तो पटु शब्दात् जस आगतः। जस प्रत्यय किससे आया है? पटु शब्द से। ठीक है ना। तो पटु शब्द से जस आया है, इति कृत्वा पटु पर्यंतम एव। पटु पर्यंतम का तात्पर्य ये जो पटु शब्द आ रहा है जहाँ, इनके बहुच नहीं समाविष्ट होगा इसमें। जस प्रत्यय किससे आया? पटु शब्द से। अब हमें यहाँ पर प्रत्यांत इनकी प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से हमें यहाँ पर जब ग्रहण करना है इसको, तो कितना भाग ग्रहण करेंगे हम बहुपटु जस में? क्या जस के कारण से हम बहु तक ग्रहण कर पाएंगे या केवल पटु तक ग्रहण कर पाएंगे? प्रत्यांत जब बोला जाएगा तो प्रत्यय ग्रहण परिभाषा कहाँ तक ग्रहण कराएगी? बहु तक या केवल पटु तक? जैसे पीछे आया था ना, देवदत्तः चिकीर्षति, तो सनाद्यंत कितना ग्रहण करेंगे हम? देवदत्त तक या केवल चिकी यहाँ तक, चिकीर धातु तक, चिकीर्ष इतना? चिकीर्ष। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि बहु पटु जस। अब हमें यहाँ प्रत्यांत ग्रहण करना है, तो प्रत्यांत ग्रहण करते समय पटु से जो जस प्रत्यय आया है तो प्रत्यय ग्रहण भी हो जाएगा, और जो प्रकृति है पटु वहाँ तक होगा। इनकी पटु पर्यंतम एवं प्रत्यांतम अस्ति, न तो बहुच सहितः। बहुच को साथ में नहीं ले सकते क्योंकि वो बाहर का भाग बन गया है। अब तदंत और तदादि दोनों शब्दों के अर्थों को सामंजस्य करते हुए पटु जस इतना ही ग्रहण हो पाएगा बस। बहु का ग्रहण नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि बहु उसके बाहर का भाग है। ये है यहाँ। तो पटु जस, यहाँ जस भी तो आ रहा है, तो जस के कारण से हम अप्रत्यय को लगा लेंगे। हाँ, उसको लगा लेंगे यहाँ पर, ये कहने का तात्पर्य है। और बहुच सहितस्य अप्रत्यांतत्वात्। अब लेकिन जो बहुच आया है वो तो अलग का भाग हो गया। बहुच जो है ये अब प्रत्यय के ग्रहण से गृहीत नहीं होगा। प्रत्यय के ग्रहण से यहाँ पर गृहीत, इनके पटु जस के साथ में बहु का ग्रहण तो हो नहीं पाएगा। तो अप्रत्यय निषेध कितने का करेगा फिर वो? भाई पटु जस में तो ठीक है निषेध कर देगा वो, लेकिन बहुच में तो निषेध नहीं कर पाएगा। बहुच में निषेध नहीं कर पाएगा, इसीलिए आगे कहा कि बहुच सहितस्य अप्रत्यांतत्वात् अप्रत्ययति प्रतिषेधो न प्रवर्तिष्यते। हमने लिया है समुदाय पूरा बहुपटु जस, और अप्रत्यय केवल निषेध कर रहा है पटु जस का। हम पटु जस को ले ही नहीं रहे, हम ले रहे हैं बहुपटु जस इतने को, और यहाँ पर अप्रत्यय ये निषेध प्रवर्तित हो ही नहीं रहा है।
इस दृष्टि में तो होगा ही कि जस अंत में है, तो कैसे कर लेंगे? नहीं, जस अंत में किसके है, बहुपटु के या पटु के? पटु के। और हम ले रहे हैं बहुपटु जस इतना। अब कैसे लग जाएगा अप्रत्यय? अब नहीं लग सकता ना। हमने लिया है पूरा समुदाय एक, बहुपटु जस इतना। केवल पटु जस की हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती तो अप्रत्यय निषेध कर देता, ठीक है ना, कि प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। लेकिन यहाँ हमने जो समुदाय लिया है ये लिया है बहुपटु जस, तो बहुपटु प्रत्यांत नहीं है, बहुपटु प्रत्यांत नहीं है, पटु प्रत्यांत है। जैसे फिर समझो वहाँ पर कि देवदत्तः चिकीर्षति में चिकीर्ष प्रत्यांत है, देवदत्त सुचिकीर्ष ये सन प्रत्यांत नहीं है, ठीक है ना। जी। ऐसे यहाँ पर भी पटु कैसे प्रत्यांत? पटु जस ये है प्रत्यांत, ये प्रत्यांत है जिसकी नहीं करेंगे हम प्रातिपदिक संज्ञा। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एक समुदाय पूरा, कितना, बहुपटु जस। तो बहुपटु जस में अब ये तो प्रत्यांत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जस प्रत्यय तो बहुपटु से आया ही नहीं था, जस प्रत्यय आया था केवल पटु से। तो एक नया समुदाय बन गया। देखो, एक समुदाय पटु जस इतना अलग रखो, ये तो प्रत्यांत हो गया। एक दूसरा समुदाय क्या है, बहुपटु जस, एक ये है। अब इसको प्रत्यांत क्यों नहीं कहा जा रहा है? इसको प्रत्यांत इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि जस प्रत्यय पटु से आया था, बहुपटु से नहीं आया था, इसलिए अप्रत्यय निषेध नहीं कर पाएगा वहाँ, अर्थात संज्ञा हो जाएगी। और उसी के आधार पर फिर आगे लगाया गया था वो सूत्र, सुपो धातु प्रातिपदिकयो। और बहुच तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, तदादि तदंत नियम के अनुसार। तदादि तदंत से हम जिस प्रकृति से प्रत्यय लेते हैं तो प्रकृति के आदि वर्ण तक, इनके पकार तक यहाँ ग्रहण करेंगे, और प्रत्यय के अंतिम वर्ण तक वो वहाँ ग्रहण करेंगे। पूरी एक सीमा बांधी गई है कि तदादि तदंत दोनों शब्दों का अर्थ करते हुए प्रकृति और प्रत्यय ये पूरे का पूरा समुदाय आ जाता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये बहु आ रहा है उसके अतिरिक्त ये, तो यहाँ पर ये निषेध नहीं कर पाएगा फिर। जी गुरुजी। और एक जगह दिखाया इन्होंने अकच प्रत्यय में यहाँ पर कि सर्वकः विश्वकः, ठीक है ना, इत्यादौ अव्यय सर्वनाम्नाम अकच प्राक् टेः इत्यनेन विहितस्य मध्य पतितस्य अकच सहितस्य कथम प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति इति चेत। यहाँ कैसे हो, ठीक है ना। यहाँ भी तो प्रश्न उठेगा कि प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए तद्धितांत होना चाहिए था। यहाँ कृत का तो कोई विषय आ नहीं रहा है, इसलिए मैं बार बार तद्धितांत बोल रहा हूँ। सूत्र तो दोनों में लग रहा है, कृदंत और तद्धितांत। तो ये जो अकच शब्द, अकच प्रत्यय बीच में आया हुआ है, मध्य पतित है, तो यहाँ पर कृतधित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा हो नहीं पाएगी सर्वकः विश्वकः में। तो यहाँ यदि कोई ऐसा प्रश्न उठाता है कथम भविष्यति, कथम प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति इति चेत, ऐसा यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर आगे परिभाषा आएगी, उसको पहले ही यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ गई है कि तदेक देश भूतस तद्ग्रहणेन गृह्यते। और ये लौकिक न्याय के अनुसार ही है ये परिभाषा कि कोई भी एक देश, कोई भी अवयव किसी का, वो उसी के ग्रहण से गृहीत हो जाता है। एक और भी आता है, एक वो परिभाषा सुनिए ना, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। कुत्ते की पूंछ कट गई देते हैं ना उदाहरण, वो तब भी कुत्ता ही तो है। एक देश विकृत हो गया, हमारा भी कोई हाथ कट जाए, कुछ भी कट जाए, पैर कट जाए, रहेंगे तो मनुष्य ही। तो एक देश विकृत हो जाने से हम अन्य नहीं बन जाते कि भिन्न जाति के बन गए। अब दूसरा अर्थ ले लो कि अब एक देश बढ़ गया है, किसी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, नहीं होती हैं, 6 उंगली हो जाना, कोई अंग बढ़ जाना, तो उस अवस्था में भी उसी शरीर से उसका भी ग्रहण हो जाता है। 6ठी उंगली में अगर चोट लगे तो पीड़ा होगी कि नहीं, कि नहीं ये हमारे शरीर का अंग नहीं है, ये तो अलग से आ गई है,
देखो पीड़ा का अनुभव होता है उसमें भी। तो दो परिभाषाएं हैं ये, एक तो है तदेक देश भूतस तद ग्रहणेन गृह्यते, ये बढ़े हुए भाग के लिए ली जाती है, और कोई भाग घट जाए तो एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति। तो इस तरह से यहाँ यदि अकच बीच में आ भी गया है, अकच बीच में आ भी गया, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आ गया तो माँ के ही ग्रहण से तो गृहीत होगा उस काल में, वो जब तक उसके अंदर है वो उसी के शरीर से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। माँ जो भोजन करती है उसका रस बच्चे के शरीर में भी जा रहा है, उसी से निर्माण हो रहा है। तो इति अनया परिभाषया, अब यह अकच कहाँ है, ये गर्भ में आ गया है शब्द के बीच में। तो इति अनया परिभाषया प्रातिपदिकैक देशे निपतितः अकच पार्थक्यम न भजते, वो पृथक नहीं कहा जाएगा, वो उसी के अंतर्गत आ चुका है। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। रही बात उसकी जो हम स्वर कर रहे थे चितः सूत्र से, तो वहाँ तो वार्तिक दिया ही हुआ है, बहुवचन अर्थम था ना कि अकच प्रत्यय भी वहाँ ले लेंगे, तो जब चितः से अंतुदात्त करेंगे तो वो यहाँ भी कर देगा अंतुदात्त, तो उसके तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ तो वार्तिक दे दिया गया है। लेकिन यहाँ समस्या दिखा रहे थे प्रातिपदिक संज्ञा में। तो अब इस तरह से यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे, अब किससे करेंगे, एक देश, हाँ एक देश भूत, जो एक देश भूत अकच है वो उसी के ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। तो गृहीत हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, उसमें अलग से नहीं माना जाएगा। तो प्रातिपदिक के ग्रहण से नहीं, यहाँ पर तात्पर्य वो नहीं है कि जैसे हमने सर्वक इतना बना लिया, ठीक है ना, सर्वक, तो सर्वक बना लिया तो पहले सर्व प्रातिपदिक ही था, सर्व शब्द पहले प्रातिपदिक था, और सर्व शब्द प्रातिपदिक के बाद हमने इसमें अकच को ले आए बीच में। तो अकच को लाने के बाद टी भाग से पूर्व अकच आया, यानी कि सर्व में व में जो अकार है उससे पूर्व अकच आ गया। तो अब ये जो सर्वक शब्द बना है, तो सर्वक में जो क में अ है ये तो प्रातिपदिक का भाग था, ठीक है ना। और अब इसमें जो सर्व में व में अ और आगे ककार अक भाग जो है, देखो 3 भाग करो इसके। अब लिख के तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ऐसी बुद्धि में लिख लो कि सर्व वकार तक हलंत कर दो इसको पहले, ठीक है ना, और अ को लिखो आगे, अब बीच में डाल दो अक, बीच में डाल दो अक, तो सर्व यानी वकार तक हलंत, फिर अकच का अक, और आगे फिर अ, वो जो प्रातिपदिक का भाग था, तो बीच में आ गया ये अक। अब बीच में अक आ गया और इन सबको मिलाकर के हमने बना लिया सर्वक। अब सर्वक शब्द में इधर सर्व वकार तक ये प्रातिपदिक था, उधर जो अंत में अ आ रहा है वो प्रातिपदिक है, बीच का अक ये प्रातिपदिक नहीं था। लेकिन अब हमने पूरे को प्रातिपदिक मान लिया, एक देश भूत उसी के ग्रहण से, यानी कि प्रातिपदिक के ग्रहण से गृहीत हो गया। तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है अलग से, अब प्रातिपदिक तो पहले ही है वो, और स्वाद उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ कोई समस्या नहीं। समझ में आ गया नहीं। तो प्रातिपदिकैक देशे निपतितः अकच पार्थक्यम न भजते, तो क्या परिणाम निकलेगा कि तेन प्रातिपदिक ग्रहणेन, प्रातिपदिक तो पहले से ही है वो, उसी के ग्रहण से अकच का भी ग्रहण हो जाएगा। अर्थात आपको यहाँ पर कृतधित समासाश्रय सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो यहाँ हम समस्या दिखाएं कि ये तहितांत नहीं है, मन नहीं है, तो मत होने दो। लेकिन बहुच में बात दूसरा विषय था, वो प्रातिपदिकई के देश नहीं बन पाया, वो अलग से आ गया ना। अगर बीच में आ जाता तो कोई बात ही नहीं थी। एक अन्य परिभाषा भी आती है, तन्मध्य पतितस तद ग्रहणेन गृह्यते, उसको भी ले सकते हैं। यहाँ मध्य में आ गया ना अकच, तन्मध्य पतितस तद ग्रहणेन गृह्यते, और एक देश भी बन जाता है उसका, वो अवयव बन गया है, तद एक देश भूतस तद ग्रहणेन गृह्यते, ये है। तो
आगे फिर अभी तो नहीं हो पाएगा, इसको फिर अगली बार देखेंगे, ठीक है ना। इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।